हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम देखेंगे हमारे क्लास 11th में जो लास्ट टॉपिक है और वो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिए हैं बेटा, तो हम शुरू करते हैं आज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला अब देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। हम इसी को बोलते हैं बेटा, इट इज द simplest positive whole number ratio of elements present in any molecular compound। किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके सिंपलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर रेशो होता है बेटा। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहा है। आयनिक कंपाउंड के लिए बेटा ये नहीं होता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड हमेशा सिंपल रेशो में ही लिखे जाते हैं। जैसे देखो आयनिक कंपाउंड मान लो NaCl है, तो रेशो क्या है बेटा, 1:1 ही है। आप लिखते हैं Al2SO4 थ्राइस, ये भी रेशो क्या है बेटा, सिंपल रेशो है 2:3। आप लिखते हैं मान लो AlCl3 आपने लिखा, तो ये भी रेशो क्या है बेटा, सिंपल रेशो है। इसको और सिंपल आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए नहीं होता, ये सब क्या है, हमारे आयोनिक कंपाउंड है बेटा। सो एम्पिरिकल फार्मूला हम कभी भी आयोनिक कंपाउंड में यूज नहीं करते हैं, बल्कि किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मान लो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का एक कंपाउंड लिया C2H6, है ना, C2H6 लिया। तो C2H6 में अगर आप बात करो तो व्हाट इज द एक्चुअल रेशो, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कार्बन रेशो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यही रेशो है बेटा। अब क्या मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो सिंपल रेशो में अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा तो सिंपल रेशो क्या होगा बेटा, सिंपल रेशो हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का 1:3, 2 1 2 एंड 2 3 6। तो यहाँ पर जो सिंपल रेशो आया किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। अगर इस सिंपल रेशो के बेस पे मैं फार्मूला लिखूं तो फार्मूला हो जाएगा बेटा 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C2H6। और एग्जांपल देखो कि अगर मान लीजिए मैंने लिया C4H10 लिया, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना हुआ बेटा, 4:10। अब इसका अगर मैं सिंपल रेशो लेने चला जाऊं तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशो क्या होगा बेटा, 2 2 4 एंड 2 5 10। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2:5। दिस इज द सिंपल रेशो। तो सिंपल रेशो क्या हुआ यहाँ पर, C2H5। तो ये क्या हुआ बेटा, मेरा एम्पिरिकल फार्मूला हुआ, और ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ।
दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये भी क्या हुआ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ और ये क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। और एग्जांपल देखें, मान लेते हैं मैंने ले लिया बेंजीन। बेंजीन हुआ बेटा C6H6। देखो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशो 6:6 है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या हुआ, 6:6 हुआ। इसका अगर हम सिंपल रेशो लेने जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन का सिंपल रेशो हुआ 1:1। तो ये हुआ मेरे पास में सिंपल रेशो। C6H6 हुआ बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका सिंपल फार्मूला क्या लिखोगे आप, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है बेटा। सो सिंपल या एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ओनली CH। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला हुआ बेटा। सो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ कि एक्चुअली में अगर मैं सिंपल रेशो में, सिंपल होल पॉजिटिव नंबर में मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्स के रेशो को और उसके बेस पर मैंने कोई केमिकल फार्मूला लिखा, तब वो क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा बेटा। तो एम्पिरिकल फार्मूला आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला या मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है बेटा। अब देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमको कुछ फिगर दिए जाएंगे, कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, या फिर कभी मेरे को ग्राम में दिया जाएगा बेटा, उसी से मेरे को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में दिया इन अ कंपाउंड, in a compound 24% of carbon, 24% of carbon, 32% of oxygen, 32% of oxygen, 28% ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर मेरे पास में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ में एंड रेस्ट पार्ट इज हाइड्रोजन। कैलकुलेट the empirical formula of compound। है ना, अगर ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया भाई तो इतना परसेंट मेरे पास में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूं कि जो जितने परसेंट दिए हुए हैं उनको मैं ऐड कर लूं बेटा। पहला स्टेप 24% प्लस 32% प्लस 28%, ये तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या किया, इसका एडिशन किया बेटा, 8 and 2 10, 10 and 4 14, 1 3 3 6, 6 and 2 8। तो 84% हुआ बेटा कौन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन में क्या बोला, रेस्ट पार्ट इज हाइड्रोजन। तो 84%, so we can assume that परसेंट में बोल रहा है, so 100
में हम 84 को क्या कर दे बेटा, माइनस कर दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। तो 100% में 84% तो क्या हो गए, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हो गए, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो गए। तो अगर उस 100 में से मैंने -84 कर दिया तो मेरे पास में किसका परसेंट आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का। दैट मीन्स 16% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अब ये 4 एलिमेंट मेरे पास में आ गए। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा बेटा कि कार्बन 24% है। अब इसको मैं इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा 12। सिमिलर चीज किसके लिए करूंगा बेटा, ऑक्सीजन के लिए 32 है, इसको मैं एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा। नाइट्रोजन 28 है बेटा, इसको मैं 14 से डिवाइड करूंगा। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन है 16, इसको मैं एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा बेटा। अब देखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दैट मीन्स मैं क्या निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा बेटा कार्बन का, यहाँ पर कार्बन का मोल आ गया 2, ऑक्सीजन का कितना आ गया बेटा 2, नाइट्रोजन का कितना आ गया बेटा 2, हाइड्रोजन का कितना आ गया बेटा 16। तो यहाँ पर देखो ये एक्चुअल मोल आया, एक्चुअल मोल आ रहा है। तो ये हुआ क्या मेरे पास में, C2N2O2H16। ये क्या हुआ बेटा मेरे पास में, ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल मोल से जो हम फार्मूला लिखते हैं वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है बेटा। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को इंपेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे पास में देखो क्या है, किसी को मैं सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दूं, या फिर इट में पॉसिबल हम क्या बोल सकते हैं कि इनमें जो सबसे लोएस्ट नंबर है उससे मैं सबको डिवाइड कर दूं, तब भी तो सिंपल रेशो निकलेगा ना। जो सबसे लोएस्ट नंबर है ना, लोएस्ट नंबर तो 2 ही दिखाई दे रहा है। अगर इन सभी को मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, सभी के सभी फिगर सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा 1, नाइट्रोजन कितना आ गया बेटा 1, हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा 8। तो ये मैंने क्या किया, लोएस्ट फिगर से डिवाइड किया, और लोएस्ट फिगर से डिवाइड किया तो मेरे पास में रेशो क्या आया, सिंपल रेशो आया। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, CnOH18। ये मेरा क्या बना बेटा, इंपेरिकल फार्मूला बना, है ना, ये इंपेरिकल फार्मूला बना बेटा। तो मेरे को जो परसेंटेज दिया हुआ हो या ग्राम दिया हुआ हो तो मैं हमेशा पहले क्या करूंगा, उसको मोल में कन्वर्ट करूंगा। मोल में कन्वर्ट करने के बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला मोल के बेस पे लिखा जाएगा बेटा, और इंपेरिकल फार्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा लोएस्ट मोल नंबर होगा उससे हम सभी को डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि सिंपल फार्मूला मेरे पास में निकल के आ जाएगा, सिंपल रेशो निकल करके आ जाएगा बेटा। तो क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला होगा। अब इसी में हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे बेटा, कि मेरे को अगर इंपेरिकल फार्मूला दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालूंगा, और वेपर डेंसिटी अगर दिया होगा तो कैसे निकालूंगा। तो पहला दिमाग में रखें, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू empirical formula multiplied by n। हमेशा ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला
कोई पॉजिटिव इंटीगर या मल्टीपल इंटीगर होता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला का। तो यहाँ पर n क्या है, n को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, n होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, और एम्पिरिकल फार्मूला मास को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे हम करते आए हैं बेटा, है ना, कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन का मास, इन सबको हमने जोड़ दिया तो क्या निकल के आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल के आ जाएगा। सेकेंड चीज आप ध्यान रखें, इफ द वेपर डेंसिटी इज गिवन, if the vapor density is given, अगर ये दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान रखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास is equal to वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। मेरे को मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, मेरे को क्या दे दिया बेटा, किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दे दिया। तो ऑलवेज मॉलिक्यूलर मास इज डबल देन वेपर डेंसिटी, इसलिए वेपर डेंसिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में हम ये फार्मूला उतारेंगे और इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर वेपर डेंसिटी दे रहा है तो आपका ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा, कि वेपर डेंसिटी है तो वेपर डेंसिटी से आप क्या निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, उसका n की वैल्यू निकालेंगे और एम्पिरिकल फार्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। एक आध क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.6% chlorine. Its molecular mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले बेटा तो सबसे पहले आप सभी परसेंटेज को क्या करें, ऐड करके पहले देख लें कि पहले स्टेप पे मैं क्या करूँगा कि जितने भी दिए गए हैं 71.65% क्लोरीन, 24.27% कार्बन एंड 4.07% हाइड्रोजन दिया हुआ है बेटा। इसको सबसे पहले मैं क्या करूं, ऐड कर लूं। ऐड करने पर क्या आया, 7 7 14 14 and 5 19 9 1 8 6 and 2 8 8 and 1 9। अब यहाँ पर करूँ तो 4 4 8 8 and 1 9 and 7 and 2 9। That means 99.9% जो पार्ट है कार्बन, जो कंपाउंड है उसका 99.9% यही बना रहे हैं। दैट मीन्स ये अबाउट 100% है। अगर ये इसके आसपास में आता है बेटा, 99% आ रहा है, 99.5 आ रहा है, 98% समथिंग आ रहा है, तो हमको ये मान लेना है कि ये इसके अलावा कोई चौथा एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर एडिंग करने पर, एडिशन करने पर मेरे पास में परसेंट 75% आएगा, 80% आएगा, 85% आएगा, मतलब एक बड़ा अगर डिफरेंस आ रहा है तो जो डिफरेंस का परसेंटेज है उसको ऑलवेज ऑक्सीजन ही मेरे को कंसिडर करना है।
क्या कंसिडर करूंगा बेटा, एक्स्ट्रा डिफरेंस किसके लिए कंसिडरेशन में लूंगा, ऑक्सीजन के लिए लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सभी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो गए हमारे इन्वायरमेंट में है, तो ऑक्सीजन को ही लेकर के मेरे को चलना है। यहाँ पर अब मेरे को ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या करेंगे बेटा, पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था कि ये सभी को हम 100 ग्राम, पूरा कंपाउंड को मैं 100 ग्राम कंसिडर करूंगा, तो ये सब किस में हो जाएंगे, क्लोरीन का 71.65 ग्राम, कार्बन का 24.27 ग्राम, हाइड्रोजन का 4.07 ग्राम। इसको मैं सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, मोल में करूंगा। तो मोल में करने के लिए क्या होगा, क्लोरीन का मोल कितना होगा बेटा, 71.65 गिवन मास डिवाइडेड बाई 35.5, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा, 24.27 अपॉन 12। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा, 4.07 अपॉन 1। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखें, 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स 71 हो जाता है, मतलब ये 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा बेटा। तो 2.02 इसका आंसर आएगा बेटा, कैलकुलेट करके देखना। 12 2 24, तो ये भी 2 टाइम्स जाना है, तो इसका 2.02 आएगा बेटा, और ये आ जाएगा 4.07 आ जाएगा बेटा, है ना, 4.07 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ बेटा, होल नंबर रेशो हो गया, लेकिन मोल का रेशो हुआ। यहाँ पर से क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाना चाहिए, लेकिन अभी हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या दे दिया है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, तो इट में भी जो इंटीगर है वो चेंज हो सकते हैं बेटा। अब मैं क्या करूँगा, जो सबसे लोएस्ट है, अब लोएस्ट कौन है बेटा, 2.02, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, इससे मैं सबको डिवाइड करूंगा, इससे क्या आएगा मेरे पास में, होल नंबर रेशो आएगा। तो देखो 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, इन दिस केस 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, इन दिस केस 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02। तो अब यहाँ पर देखो इसका सिंपल रेशो क्या आ गया, 1, इसका सिंपल रेशो क्या आ गया बेटा, 1, और ये 2 2 4 एंड 2 3 6 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 2.03 समथिंग आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद में 0 है बेटा, 0 के बाद में 3 है, सो दिस फिगर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब इसको मैं होल नंबर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो बहुत बड़े फिगर से मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद में 0 है और 0 के बाद में 3 है, सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास में कार्बन कितना है बेटा, 1 है, हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 2 आ गए, और क्लोरीन कितना आ गया, 1 आ गया। सो दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। ये क्या हो गया बेटा, इंपेरिकल फार्मूला हो गया। सो द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2Cl। अब थर्ड स्टेप में क्या करूं कि मॉलिक्यूलर मास मेरे को दिया है बेटा 98.96। अब इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लूं। इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 क्लोरीन का 35.5। इसको मैं ऐड करूं बेटा तो 0.5 आ गया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 एंड 3 एंड 1 4, 4.5 आ गया बेटा। ये क्या हुआ, इंपेरिकल फार्मूला मास हो गया। चौथे स्टेप में क्या करूंगा बेटा, n की वैल्यू निकालूंगा। n की वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय
empirical formula mass, that means 98.96 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने कितना निकाला 49.5। तो देखो 49 2 जा 98 होता है ना। 98.96 को आप अप्रोक्सीमेशन में 99 मान सकते हैं ना बेटा। देखो 98.96 है, अप्रोक्सीमेशन में क्या हुआ, ये 99 हुआ, एंड 99 डिवाइडेड बाय 49.5%, तो इट इज अबाउट 2। इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा n की वैल्यू, है ना, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, जो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला CH2Cl मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पर क्या है बेटा n की वैल्यू है, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकम्स C2H4Cl2। ये आ गया मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा। अब देखो अगर मैं इंपेरिकल फार्मूला नहीं निकाल के यहाँ से भी करता तो ये भी फार्मूला आ जाता बेटा, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो ये पूरे 4 स्टेप्स करके ही मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो ये है हमारा इंपेरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड।